जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन आपको पता ही है कि हम भारतवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज का जो दिन है गणतंत्र दिवस, इसे हम 26 जनवरी या फिर रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, हमारे लिए इतना खास क्यों है? खास इसलिए है कि इसी दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसके वजह से हम सभी इस दिन को झंडा फहराते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खुशियां मनाते हैं और 26 जनवरी को एक भारत का राष्ट्र पर्व के रूप में हम जो भी करना होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, या तो इसको आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू कह दीजिए या फिर कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम कह दीजिए। ठीक है, दोनों बात एक ही है। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, उस एपिथेलियम टिश्यू को हमने दो भाग में डिवाइड किया था, एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एक कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का बारी है हम लोग का कंपाउंड एपिथेलियम का। कल के वीडियो में हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में भी बता चुके हैं, उसके टाइप्स के बारे में भी बता चुके हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम के कितने टाइप्स होते हैं। मोस्टली हम बताए थे कि कंपाउंड एपिथेलियम के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, उस 3 टाइप्स में से आज हम एक पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। दोस्तों, हम कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या बताए थे कि जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, यानी जो भी हमारे बॉडी में कंपाउंड एपिथेलियम है उसका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। जबकि सिंपल एपिथेलियम का काम क्या था? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करना और सब्सटेंस को पुश करने का काम था। लेकिन यहाँ पे जो भी कंपाउंड एपिथेलियम है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हमारा स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है, उसमें हमारा कंपाउंड एपिथेलियम के ऊपर स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर लग जाती है। स्क्वामस एपिथेलियम हम पढ़ा चुके हैं, जो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का कार्य करती है। स्क्वामस एपिथेलियम कैसी होती है? चपटी होती है। देखिए, स्क्वामस एपिथेलियम जो हम लोग का था वो इस शेप का था, चपटा था, और ये क्या करते थे? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते थे। ठीक है, और फिल्ट्रेशन बाउंड्री भी बनाने का काम करते थे, यानी छानने का काम करते थे और सब्सटेंस को आदान प्रदान करने का रास्ता बनाते थे। ठीक, जो हमारे सारी कैपिलरीज में लाइन होता था क्या? स्क्वामस एपिथेलियम। तो इसी स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर कंपाउंड एपिथेलियम के ऊपरी सतह पे लगी होती है। देखिए, फिगर ये है हम लोग का, ये कंपाउंड एपिथेलियम है। आपको हम बताए थे कि कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर होता है उसमें। किसका? सेल्स का, यानी उसमें कई सारे सेल्स होते हैं। जो सिंपल एपिथेलियम होती है वो सिंगल सेल्स होती है, लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें सेल्स की कई सारी लेयर होती है। उन कई सारी लेयर के ऊपर स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर लगी होती है। देखिए, ये है, आपको दिख रही है स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर जो चपटी चपटी है। ठीक, इसका रोल क्या होता है? देखिए, अगर कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू को हम डिवाइड करें तो इसको दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, अगर इसमें हम बात करें तो जो हमारे स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, वो उसमें कुछ प्रोटीन भर जाता है। प्रोटीन भरने का रीजन क्या है? यानी इसकी सेल कुछ डाइड हो जाती है, मर जाती है। मरने का रीजन क्या होता है? आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है उस एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, यानी वहां पे कैपिलरी ब्लड लेके नहीं जाती है।
तो नहीं जाती तो वहां पे न्यूट्रिशन कैसे जाता है? तो हमने बताया था कि वहां न्यूट्रिशन ले जाने का काम कौन करता है? हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू की पतली लेयर लगी होती है और इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू से ब्लड सप्लाई में जो हमारा न्यूट्रिशन आता है, वहां से ये सेल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं। जो भी सेल्स होते हैं वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। वो न्यूट्रिशन बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ ऊपर जाता है, तो वहां से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। होता क्या है कि हमारी जो कंपाउंड एपिथेलियम है मोटी होती है। मोटी होने के बाद से जो उसकी ऊपर वाली लेयर है उनमें कुछ में क्या होता है? न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता। मान लीजिए इसमें न्यूट्रिशन पहुंच गया, लेकिन जो ऊपर वाली सेल है उसमें न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? सब न्यूट्रिशन इधर ही खत्म हो गया, मान लीजिए वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए जब नहीं पहुंच पाता है न्यूट्रिशन, तो किसी भी सेल के पास जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है तो वो सेल क्या होती है? डाइड हो जाती है, मर जाती है। तो जब ये सेल के पास भी न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है तो ये सेल मर जाती है, डाइड हो जाती है। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद इस सेल में एक प्रकार का प्रोटीन भर जाता है। उस प्रोटीन का क्या नाम है? केराटिन प्रोटीन। यानी इस सेल में क्या होगा? केराटिन प्रोटीन भर जाता है। जब सेल मर जाती है ये तब जीवित रहती है तो नहीं, जब सेल मर जाती है तो उसमें केराटिन प्रोटीन भर जाता है, और जब उसमें केराटिन प्रोटीन भर जाता है तो उसी सेल को हम बोलते हैं केराटिनाइज सेल। क्या बोलते हैं? केराटिनाइज सेल। और जिसमें नहीं भरता है उसे हम बोलते हैं नॉन केराटिनाइज सेल। तो अगर हम कंपाउंड स्क्वायमस एपिथेलियम की टाइप्स की बात करें तो इसके आधार पर इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को क्या बोलते हैं? देखिए, अगर स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू के कंपाउंड स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू के डिवाइडेशन की हम बात करें तो इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? एक को केराटिनाइज बोल देते हैं, केराटिनाइज। केराटिनाइज स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू बोल दीजिए, कंपाउंड स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। और एक को बोल दीजिए नॉन केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज। नॉन केराटिनाइज स्क्वायमस, सॉरी कितना बस स्क्वायमस ही आ रहा है, कंपाउंड स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। देखिए, जो केराटिनाइज स्क्वायमस कंपाउंड स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमारे बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। देखिए, जब ये सेल डाइड हो जाती है ना तो एक हार्ड बन जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। अब बोन से भी हार्ड नहीं होती, ठीक है, लेकिन प्रोटीन उसमें इकट्ठा होने की वजह से वो हार्ड हो जाती है, और उसी की वजह से यानी जहां पे वो पाया जाता है वो एरिया ड्राई हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे स्किन में पाया जाता है, स्किन में ये केराटिनाइज सेल ही होता है, ठीक है। यानी स्किन की जो ऊपरी लेयर है वो किससे बनी है? इसी से बनी है, लेकिन उसकी जो ऊपरी सेल है वो केराटिनाइज्ड है, यानी उसमें प्रोटीन भरा हुआ है। कौन सा प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन भरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्किन हमारी हार्ड होती है, और हार्ड होने की वजह से हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। जैसे हम नहाते हैं तो नहाते समय हमारा बॉडी पानी एब्जॉर्ब तो करता नहीं है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही केराटिनाइज सेल है। यानी हमारे स्किन पे जो केराटिनाइज सेल होता है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। सपोज मान लीजिए कि ये जो केराटिनाइज सेल है नॉन केराटिनाइज होता तो क्या होता?
तब तो हम जाते नहाने तो सारा पानी हमारा बॉडी भी सोख लेता है। फिर हम होते 50 kg के, मान लीजिए 50 लीटर पानी से नहा लिए तो हो गया 1 क्विंटल के, यानी 50 लीटर पानी हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये एब्जॉर्ब नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसकी सेल टफ है, मजबूत है, हार्ड है, इसी वजह से वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक। नॉन केराटिनाइज्ड सेल ऐसी जगह पाया जाता है जहां पे उसको मतलब वहां पे लिक्विड तो होगा लेकिन इसके ड्राई होने का कोई चांस नहीं होता है। जैसे अभी हमने बताया था कि जो ये केराटिनाइज वाला सेल होता है वो ड्राई होता है। ड्राई होने का रीजन क्या है कि इसकी सेल्स मरी हुई है, इसमें प्रोटीन भरा हुआ है लेकिन इसकी सेल्स मरी नहीं है। तो ये जहां पे ड्राई नहीं होना होता है, ऐसा पार्ट जहां पे ड्राई नहीं होता है वहां पे पाया जाता है। जैसे हम लोग का बकल कैविटी हो गया, बकल कैविटी कभी ड्राई नहीं होता है। फेरिंक्स हो गया, उसके बाद से वेजाइना हो गया, ये सब ऐसी चीजें हैं जहां पे नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। देखिए अब हम पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट क्या है हम लोग का? द अपर लेयर ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी जो कंपाउंड एपिथेलियम की अपर लेयर है वो किससे बनी है? इज मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है। ठीक। सब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कुछ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज केराटिनाइज्ड, यानी केराटिनाइज्ड होते हैं। जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसमें से कुछ केराटिनाइज्ड होते हैं एंड सम नॉन केराटिनाइज्ड, और उसमें से कुछ क्या होते हैं? नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेल ऊपर वाली केराटिनाइज्ड है, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम है लेकिन ये नॉन केराटिनाइज्ड है। ठीक है। अगला पॉइंट है विच सेल्स कंटेन केराटिन, यानी जो सेल केराटिन प्रोटीन कंटेन करता है इज कॉल्ड केराटिनोसाइट। उस सेल को हम केराटिनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केराटिनोसाइट्स, यानी जिसमें केराटिन प्रोटीन भरा हुआ है उस सेल का अलग एक नाम है, उसे हम कहते हैं केराटिनोसाइट। ठीक है। तो ये है हम लोग का स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बताया हमने? हमने यही बताया कि जो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। होता है कंपाउंड मतलब कई सारी लेयर से बना होता है, और हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम या एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है। और जो हम लोग का कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है मोटा होता है, उसको ब्लड सप्लाई मिलती कहाँ से? कनेक्टिव टिश्यू के पास से मिलती है। कनेक्टिव टिश्यू से वो अपना भोजन लेता है और वहां से क्या करता है, जो उसकी टॉप मोस्ट वाली लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है, वहां पे न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाता है। न्यूट्रिशन न पहुंचने की वजह से वो सेल क्या होती है? डाइड हो जाती है, मर जाती है, और मरने की वजह से उसमें एक प्रकार का केराटिन प्रोटीन भर जाता है। जब केराटिन प्रोटीन उसमें भर जाता है तो वो सेल टफ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और मजबूत होने के साथ साथ वो सरफेस ड्राई भी होने लगता है। केराटिनाइज सेल का ही रीजन है कि जब हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो हमारी सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, या फिर जो हमारी सनलाइट की माइक्रोवेव्स आती हैं उनसे हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, हीट से प्रोटेक्शन करता है। जो नॉन केराटिनाइज सेल होते हैं, केराटिनाइज सेल हमारा कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है। जो नॉन केराटिनाइज सेल होते हैं ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ पे ड्राई होने का कोई चांसेस ही नहीं होता है, जैसे बकल कैविटी में, फेरिंक्स में, वजाइना में। तो ये है हम लोग का कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो।